दोस्तों, यूक्रेन रूस के युद्ध के बाद पूरी दुनिया की तस्वीर ही बदल गई है। इस युद्ध को परमाणु युद्ध का आगाज माना जा रहा है। हर देश को अपने दुश्मन के हमले का खतरा महसूस होने लगा है। दुनिया भर के देश इसी ताक में है कि कब उनका दुश्मन देश उन पर हमला कर दे तो वो पलट कर करारा जवाब दें। वही हमारे देश भी इस आशंका से दूर नहीं है। यहाँ भी ये सवाल उठने लगे हैं कि अगर किसी दुश्मन देश पर भारत के परमाणु हमले की नौबत आ जाए तो क्या होगा? क्या भारत परमाणु हमला कर सकता है या शांति प्रिय मार्ग पर चलने वाला भारत ऐसा कदम कभी नहीं उठाएगा? दोस्तों, भले ही सवाल आपको काल्पनिक लगता होगा, लेकिन आशंका से भरे इस काल्पनिक सवाल में कई सच्चाइयां भी छिपी हैं। इस वीडियो में इसी पर चर्चा होगी, तो वीडियो को बिना स्किप किए आप इसे आखिरी तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, भारत के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के अनुसार हमारा देश नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी का पालन करता है, यानी भारत पहले परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं करेगा। हालांकि हमारी परमाणु नीति ये भी कहती है कि जैविक या रासायनिक हथियारों से भारत या भारतीय सेना के खिलाफ कहीं भी बड़े हमले की स्थिति में भारत परमाणु हथियारों से जवाबी कार्रवाई कर सकता है। भारत की परमाणु नीति का विश्लेषण करने से इतना तो साफ हो जाता है कि भारत अपने जखीरे से परमाणु हथियारों का इस्तेमाल तभी करेगा जब हमारा देश स्वयं महाविनाश का शिकार हो चुका होगा, यानी कि जब भारत के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा तो वो जरूर परमाणु हमला कर देगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और सवाल आता है कि भारत द्वारा इस घातक और विध्वंसक जवाबी एटमी हमला करने की प्रक्रिया क्या होगी? क्या भारतीय सेना सीधे ही दुश्मनों पर परमाणु बम गिरा देगी या फिर इस हमले के लिए उसे किसी से परमिशन की जरूरत होगी? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब प्रधानमंत्री कार्यालय में मौजूद अति गोपनीय फाइलों में सहेज कर रखा गया है। यहाँ पीएमओ की चर्चा इसलिए की गई है क्योंकि भारत की सरकार ने परमाणु हमला करने के लिए जिस नेशनल कमांड अथॉरिटी को बनाया है, उसके अनुसार नेशनल कमांड अथॉरिटी के तहत बनी पॉलिटिकल काउंसिल के चेयरमैन प्रधानमंत्री को ही एटमी अटैक पर निर्णय लेने का एकमात्र अधिकार है। हालांकि प्रधानमंत्री परमाणु युद्ध पर फैसला लेने वाले सुप्रीम शक्ति हैं, लेकिन यहाँ एक और सुप्रीम कमांडर है और उसका पता बेहद महत्वपूर्ण है। यह एड्रेस है रायसीना हिल्स। हिंदुस्तान का ये वो पता है जो सुपर प्रीमियम और वीवीआईपी है। रायसीना हिल्स पर मौजूद 330 एकड़ में फैले राष्ट्रपति भवन में भारतीय गणराज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रहते हैं। 340 कमरे वाले इस भव्य इमारत में भारत के प्रथम नागरिक यानी कि राष्ट्रपति और उनका स्टाफ निवास करता है, जिसके बिना इस मामले में पत्ता भी नहीं हिल सकता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति के सैन्य अधिकारों की व्याख्या करता है, जिसमें उन्हें भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर बताया गया है। भारत की रूल बुक के अनुसार राष्ट्रपति सैन्य बलों के सुप्रीम कमांडर हैं। राष्ट्रपति ही सेना के तीनों सर्वोच्च कमांडर्स की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति के पास भारत की ओर से किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा करने का एक्सक्लूसिव अधिकार होता है। इसके साथ ही वो किसी युद्धरत राष्ट्र के साथ शांति की घोषणा करने का भी विशिष्ट अधिकार रखते हैं। हालांकि राष्ट्रपति ये फैसला मंत्रिपरिषद की सलाह मानते हुए करते हैं। इसके अलावा सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते भी राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। हालांकि भारत के सामने अभी तक ऐसी नौबत कभी नहीं आई है और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे हालात कभी बने भी नहीं। लेकिन अगर दुर्भाग्यवश ऐसा करना ही पड़ा तो भारत सरकार की नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्टिवेट यानी एनसीए हो जाएगी। 4 जनवरी 2003 को भारत सरकार ने देश के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को जनता के सामने रखते हुए कहा कि नेशनल कमांड अथॉरिटी पॉलिटिकल काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल से मिलकर बनेगी। पॉलिटिकल काउंसिल के मुखिया पीएम होते हैं। इस समय बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पॉलिटिकल काउंसिल के चीफ हैं। पीएम इस काउंसिल के एकमात्र आधिकारिक रूप से घोषित सदस्य हैं। इस काउंसिल में और कौन सदस्य है ये बेहद गुप्त जानकारी है, लेकिन माना जाता है कि गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री इसके सदस्य होंगे। इसी तरह एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बॉस राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होंगे। इस समय अजीत डोभाल एग्जीक्यूटिव काउंसिल को लीड कर रहे हैं। एक बार फिर से एनएसए ही इस काउंसिल की एकमात्र ऐसे सदस्य है जिनका नाम सरकार ने सार्वजनिक किया है। न्यूक्लियर हमले की स्थिति बनते ही एग्जीक्यूटिव काउंसिल पॉलिटिकल काउंसिल को सलाह और कई तरह के इनपुट देता है। इस सलाह को देने से पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल कई पहलुओं पर विचार करता है। ये सूचनाएं अति गोपनीय होती हैं और इससे जुड़ी बैठकों की टाइम, लोकेशन और प्रोसेस की कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती है।
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में पॉलिटिकल काउंसिल परमाणु हमले पर अंतिम फैसला लेती है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो भारत में न्यूक्लियर अटैक पर आखिरी फैसला प्रधानमंत्री के हाथों में होता है। अगर पॉलिटिकल काउंसिल ने ग्रीन सिग्नल दे दिया तो फिर स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड का रोल आता है। SFA ही हमले की लोकेशन, टाइप ऑफ डिलीवरी और टाइम तय करता है और राजनीतिक नेतृत्व को इसकी जानकारी देता है। टाइप ऑफ डिलीवरी की बात करें तो भारत अब दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिसे न्यूक्लियर ट्रायड हासिल है। यानी कि भारत जल, थल और नभ से परमाणु हमला करने की क्षमता रखता है। भारत की ये मिसाइल अमेरिका रूस की तरह ही पहाड़ों में दबी हैं, समंदर में छिपी हैं या फिर कंक्रीट के गुप्त बंकरों में बेहद सुरक्षित रखी हुई हैं। इसकी जानकारी सिर्फ प्रधानमंत्री और उनकी टीम के लोगों को ही होती है। लेकिन यहाँ ये सवाल खड़ा होता है कि परमाणु हमला करने से पहले क्या भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेंगे? तो इस बारे में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसआर्मामेंट में डिप्लोमेसी एंड डिसआर्मामेंट प्रोफेसर डॉक्टर स्वर्ण सिंह का कहना है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं, तो समय में अधिकांश निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी कैबिनेट द्वारा लिए जाएंगे। न्यूक्लियर रिस्पांस को एक्टिवेट करने की परिस्थितियों में राष्ट्रपति का उसमें कोई लेना देना नहीं है। स्वर्ण सिंह का कहना है कि औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री ऐसा निर्णय राष्ट्रपति से साझा कर भी सकते हैं, पर हालात को देखते हुए यह निर्णय सिर्फ प्रधानमंत्री का होगा। न्यूक्लियर फोर्स कमांड CDS के नेतृत्व में केवल प्रधानमंत्री के निर्णय को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी निभाता है। हाँ, प्रधानमंत्री के ऐसे निर्णय लेने की शुरुआत में CDS की तैयारी को आंका और समझा जा सकता है और उनकी सलाह भी सुनी जा सकती है। इस मामले पर रक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर V महालिंगम का कहना है कि प्रधानमंत्री इस बाबत राष्ट्रपति से नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन वो उनसे संपर्क कर सकते हैं और संभवतः उनकी सहमति ले सकते हैं। यहां कहा जा सकता है कि भारत के राष्ट्रपति भले ही संविधान के अनुच्छेद 53 के प्रावधानों के अनुसार युद्ध की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन परमाणु हमला करने के लिए ग्रीन सिग्नल देने का अधिकार उनके पास नहीं है। ये सर्वाधिकार प्रधानमंत्री के पास सुरक्षित है। इसके साथ ही युद्ध की घोषणा करते हुए भी उन्हें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में काम कर रहे मंत्रिपरिषद के सलाह को ध्यान में रखना होगा। दोस्तों, सामान्य हालात में देश की सेनाओं के सुप्रीम कमांडर होने के नाते राष्ट्रपति समय समय पर राष्ट्र के सुरक्षा परिदृश्य से अवगत होते रहते हैं, लेकिन जब देश परमाणु हमले के साए में हो तो ये स्थिति अलग होती है। ऐसी स्थिति में सुरक्षा के लिहाज से देश के शीर्ष नेतृत्व की गतिविधियां गुप्त रखी जाती हैं। साथ ही PM राष्ट्रपति की लोकेशन की जानकारी भी सरकार के चुनिंदा लोगों को होती है। लिहाजा कहा जा सकता है कि भारत के सामने परमाणु हमला करने का विकल्प चुनने की नौबत आई तो PM इसकी सूचना राष्ट्रपति को कब, कैसे और किसे देंगे, ये उस समय के हालात पर निर्भर करता है। दुनिया भर के सरकारें भी इस मामले में इसी पॉलिसी का पालन करती हैं। न्यूक्लियर हथियारों के प्रयोग को लेकर भारत का अनुभव भले ही व्यापक न रहा हो, लेकिन हाल के सालों में जब भी देश की सरकार ने पाकिस्तान को लेकर बड़े सैन्य अभियान किए, संविधान की भावना के अनुरूप सरकार ने तुरंत इसकी सूचना राष्ट्रपति को दी। इसके मुताबिक साल 2016 में 18 सितंबर को उरी में आतंकी हमले के बाद भारत ने सीमा पार बैठे आतंकियों को सबक सिखाने का निर्णय लिया। 28 और 29 सितंबर के दरमियानी रात को नियंत्रण रेखा पार कर इंडियन आर्मी के पैरा कमांडो पाक अधिकृत कश्मीर में पहुंचे और वहां मौजूद आतंकियों को मार गिराया, साथ ही उनके लॉन्च पैड को ध्वस्त कर दिया। 29 सितंबर को ही दिन में PM मोदी ने फोन के जरिए तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को घटना की पूरी जानकारी दी। इसके बाद 1 अक्टूबर 2016 को PM मोदी ने प्रणब मुखर्जी से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की थी और इंडियन आर्मी का ऑपरेशन के बारे में उन्हें बताया। वहीं फरवरी 2019 में ऐसा मौका आया जब एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान के हिमाकत को चूर चूर कर दिया। पुलवामा में पाकिस्तान की कायराना हरकत के बाद भारत ने 26 फरवरी 2019 की रात को पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा। भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट शहर में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को मिराज लड़ाकू विमानों से टारगेट किया और जैश के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। इस हमले में जैश के कमांडर समेत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी आतंकी मारे गए थे। कुछ ही घंटों बाद 26 फरवरी की सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने इस घटना की जानकारी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को दी थी। दोस्तों, मानव इतिहास में परमाणु हमला करने और इसका अभिशाप झेलने का कटु अनुभव विश्व के 2 ही देशों अमेरिका और जापान के पास है। इसलिए इन घटनाओं के दौरान किस तरह का चेन ऑफ कमांड फॉलो किया गया, इसकी ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाती है।
इस वक्त रूस परमाणु हथियारों के मामले में शिखर पर बैठा है। कोल्ड वॉर के दौर में कट्टर दुश्मनी निभा चुके अमेरिका और रूस ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि ये देश अभी भी 30 मिनट में एटमी हमला कर सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि राष्ट्रपति की ओर से बस एक इशारा मिलने भर की देर है कि 1 मिनट के अंदर इन मिसाइलों को टारगेट की ओर रवाना कर दिया जा सकता है। अमेरिका के पूर्व मिसाइल लॉन्च ऑफिसर ब्रूस ब्लो 70 के दशक में अमेरिका की खुफिया एटमी मिसाइलों पर काम कर चुके हैं। ब्रूस के अनुसार उनकी टीम के लोगों को मिनट मैन कहा जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति का आदेश मिलने पर वो 1 मिनट के अंदर न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर सकते थे। इससे समझा जा सकता है कि दोनों देशों के बीच तनाव का स्तर क्या रहा होगा, क्योंकि मिसाइल लॉन्चिंग में जरा सी भी देरी स्वीकार नहीं होती। ध्वनि की स्पीड से ज्यादा की गति से चलने वाली ये मिसाइलें 1 मिनट में सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर फर्स्ट हिट का लाभ उठा सकती हैं और युद्ध की दशा दिशा ही बदल सकती हैं। वहीं हाल ही की बात करें तो मिलिट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर रूस मिसाइल से अमेरिका पर हमला करता है तो वहां से अमेरिका तक मिसाइल पहुंचने में मात्र 30 मिनट लगेंगे। समंदर के पनडुब्बी से छोड़ी गई मिसाइल तो मात्र 15 मिनट में अमेरिका में तबाही मचा देगी। अमेरिका की तकनीकी इतनी उन्नत है कि वो मिसाइल की ट्राजेक्टरी देखकर पता लगा लेता है कि उसके आसमान में दुश्मन की मिसाइल आने वाली है। ऐसी स्थिति में अमेरिका के पास इस आक्रमण का उत्तर देने के लिए मिनटों का समय होता है। यही वजह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति, जिन्हें परमाणु हमला करने का अधिकार है, हमेशा अपने साथ न्यूक्लियर फुटबॉल लेकर चलते हैं। इस फुटबॉल में वो संवेदी यंत्र होता है जिनकी मदद से अमेरिकी राष्ट्रपति, स्ट्रेटेजिक कमांड के चीफ और उपराष्ट्रपति समेत कई वीआईपी से संवाद स्थापित कर सकते हैं और परमाणु हमले का फैसला ले सकते हैं। अमेरिका की तरह रूस के राष्ट्रपति के पास भी परमाणु हमले का अधिकार होता है। अपने प्रतिद्वंदी अमेरिका की तरह रूस के राष्ट्रपति भी एटमी कोड वाला ब्रीफ केस साथ लेकर चलते हैं। रूसी गणराज्य पर किसी हमले की दशा में इस ब्रीफ केस का अलार्म खतरे का सिग्नल देता है। लाइटें जलने लगती हैं। इसके बाद रूसी राष्ट्रपति का एक्शन शुरू होता है। इस कमाल के ब्रीफ केस से ही राष्ट्रपति अपने कमांडर्स, डिप्टी चीफ और दूसरे अहम व्यक्ति से बात कर सकते हैं। इसके लिए किसी फोन की जरूरत नहीं होती। वो स्थिति का आकलन करते हुए कुछ ही मिनटों में अगले एक्शन का आदेश दे सकते हैं। इसका उदाहरण 25 जनवरी 1995 में देखने को मिला था, जब बोरिस येल्त्सिन यूएसएसआर के राष्ट्रपति थे तो उनके न्यूक्लियर ब्रीफ केस का अलार्म एक बार बजा था। हालांकि यह अलार्म फेक था और दुनिया परमाणु हमले की तबाही का दंश झेलने से बच गई थी।